नमस्कार। आज मैं आपको भारत का भूगोल बीए पार्ट थर्ड की जो पाठ्यक्रम योजना है उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है और उनके अंदर किस किस टॉपिक का अध्ययन आपको करना है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पास कोर्स में जो भी पेपर होता है उसको 3 इकाइयों में बांटा जाता है और तीनों इकाइयों के हिसाब से ही प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो 3 इकाइयों में जब बांटते हैं तो शुरू करते हैं। प्रथम इकाई, जो पहली जो इकाई है उसमें कौन कौन से टॉपिक है जिसका आपको अध्ययन करना है। अब भारत दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत विभिन्नताओं का देश, विभिन्नताओं में एकता, भारत के प्रमुख स्थलाकृतिक घटकों का भारत के भौतिक स्वरूप निर्माण में योगदान, भारत में प्रवाह प्रणाली। इसमें मुख्य रूप से आपको जैसे भारत के अंदर भारत की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। साथ ही दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में यहाँ पर आपको दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनके संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक जो दशाएं हैं उनके हिसाब से भारत की स्थिति क्या है। इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसके संदर्भ में भी भारत की स्थिति, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ भारत के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक जो संबंध है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर भारत में विविधताओं में एकता और विभिन्नताओं का जो देश है उसके हिसाब से उसमें भारत के अंदर जो पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें भौगोलिक विविधताएं हो सकती है, साथ ही आर्थिक विविधताएं, सामाजिक जो विविधताएं हैं, सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उनका आपको अध्ययन करना है। भारत के प्रमुख जो स्थलाकृतिक घटक है उनमें भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनका अध्ययन आपको विस्तार से करना है। जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति, उसका जो वर्गीकरण है, भौगोलिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद इसी प्रकार से आपको अन्य जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनका भी आपको, जैसे दक्षिण का पठार, उत्तर का विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उसके बाद आपको भारत की जो प्रवाह प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन करना है। प्रवाह प्रणाली में उत्तरी भारत का जो प्रवाह प्रणाली है, दक्षिण का जो पठार है या प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी प्रवाह प्रणाली किस प्रकार की है। इसके साथ ही भारत के अंदर जो पाई जाने वाली मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की जो झीलें, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, भारत की जल विभाजक रेखा, इनके बारे में आपको विशेष अध्ययन करना है। उसके बाद जलवायु का प्रादेशिक एवं मौसमी बदलाव, इसके अंतर्गत आपको भारत की जो जलवायु है उसमें मानसून की उत्पत्ति, उससे संबंधित जो भी सिद्धांत है प्राचीन, आधुनिक, जिनमें जेट स्ट्रीम, इसके अलावा अल नीनो और जो भी आधुनिक सिद्धांत है वो आपको इसके अंदर अध्ययन आपको करना है। इसके साथ ही इसमें पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको अध्ययन करना है। भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है उसके बारे में, नॉर्थ वेस्टर मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में आपको अध्ययन करना है। भारत के जो जलवायु प्रदेश है वो मुख्य रूप से 3 जो विद्वान हैं उसके विचार इसमें आते हैं। पहला कोपेन, जो कि सबसे व्यवहारिक विचार या वर्गीकरण उसका माना जाता है। दूसरा आपका थानतवेट और तीसरा आपका त्रिवार्ता। तो इनके अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश है उसको आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद मिट्टी के प्रकार, उनका वितरण और विशेषताएँ। तो भारत के अंदर जो पाई जाने वाली मिट्टी है उनके प्रकार क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, साथ ही उसका वितरण कहाँ पाई जाती है और उनकी विशेषताएँ, उस प्रकार की मिट्टी की क्या खास विशेषताएं होती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, वितरण, वन एवं उनके उपयोग का वेध स्तर और संरक्षण की आवश्यकता। इसमें प्राकृतिक वनस्पति के जो प्रकार है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है और उनका वितरण कैसे है, भारत में कहाँ कहाँ वो पाई जाती है,
उनके उपयोग का वैध स्तर और संरक्षण की आवश्यकता क्या है, मतलब वन जो है उनका उपयोग का जो वैध स्तर किस प्रकार से अपन उसको उपयोग कर सकते हैं, साथ ही उसकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसमें आपको वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लाभ हैं उसके बारे में भी अध्ययन करना है। फिर आपकी सेकंड इकाई आती है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत आपको भारत की कृषि, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो भारत की कृषि के बारे में, जो कृषि की जो विशेषता है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। सिंचाई और जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हीराकुंड, इसके अलावा माही बजाज सागर और जो अन्य मुख्य परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा कृषि के अंतर्गत गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, जूट, कॉफ़ी तथा चाय की जो भौगोलिक दशाएं हैं उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ये जो भौगोलिक दशाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, उनका वितरण कैसा है, उत्पादन, मतलब जो भी ये जो फसलें हैं जिनमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, जूट, कॉफ़ी, चाय, इनकी भौगोलिक दशाएं जिनमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा, धरातल सब किस प्रकार के हैं उसके बारे में आपको, उनके लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है उनका अध्ययन करना है। साथ ही इन फसलों का वितरण कैसा है और उनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर पशुपालन और मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन जो व्यवसाय है और मत्स्य व्यवसाय के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही संसाधन के अंतर्गत आपको खनिज जो किसे कहते हैं, साथ ही खनिजों के अंदर लोहा, यस्क, तांबा, मैग्नीज और ऊर्जा संसाधनों में खासकर कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा आदि जो संसाधन हैं उनका आपको अध्ययन करना है। फिर भारत के संसाधन प्रदेश, भारत को कितने संसाधन प्रदेश में बांटा गया है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उद्योग के अंतर्गत लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ और लुगदी उद्योग, ये सब जो उद्योग है उसके अंतर्गत उसको स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, उनका वितरण, उनका उत्पादन के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर औद्योगिक प्रदेश, भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है और उन औद्योगिक प्रदेशों का आपको अध्ययन करना है कि वहाँ पर कौन कौन से उद्योग संचालित है और वहाँ पर उनका स्थानीयकरण क्यों हुआ है। फिर यातायात के जो साधन हैं उनमें रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन आदि के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है भारत के संदर्भ में। फिर थर्ड जो इकाई आती है आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में किस प्रकार से उसका वर्तमान में प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का विकास, हरित क्रांति बनाम परंपरागत कृषि। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक लागू हुई हैं उनके अंतर्गत कृषि पर किस प्रकार से खर्च किया गया है और उनकी विकास दर कैसे रही है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर हरित क्रांति बनाम परंपरागत कृषि, इन हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों में क्या दुष्प्रभाव हुए, इसके साथ ही परंपरागत जो कृषि है उसकी और हरित क्रांति की जो है तुलना आपको करनी है। फिर कृषि प्रदेश तथा कृषि विकास नियोजन में इसकी सार्थकता, जो भी कृषि प्रदेश में आपको वर्गीकरण करना है और कृषि विकास नियोजन में इसकी सार्थकता, मतलब जो कृषि प्रदेश है उनका नियोजन में, कृषि प्रदेश की जो है कृषि विकास के नियोजन में क्या सार्थकता है इसका आपको अध्ययन करना है। फिर जनसंख्या का स्थानिक वितरण, घनत्व, जनसंख्या विस्फोट के आर्थिक और सामाजिक पहलू, नगरीकरण और लिंग विभेद। इनमें जनसंख्या का स्थानिक वितरण, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, कहाँ का जनसंख्या सघन पाई जाती है, कहाँ का मध्यम रूप से और कहाँ जो है अत्यल्प रूप में पाई जाती है। इसके अलावा घनत्व किस प्रकार से है, भारत में जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो विभिन्न जो राज्य अनुसार घनत्व कैसा है, उसकी जनसंख्या वृद्धि कैसी है, इस सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके जो आर्थिक और जो सामाजिक
पहलू है, जो कारण है, उसको भी आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा भारत में नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है, नगरीकरण किसे कहते हैं और इसके क्या कारण हैं, इसका आपको और इन नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। फिर लिंग विभेद किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। प्रादेशिक नियोजन के मूल आधार भारत के नियोजन क्षेत्र, बृहद एवं मध्यम, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का प्रादेशिक नियोजन। तो प्रादेशिक नियोजन के मूल आधार क्या क्या है तथा भारत के अंदर जो नियोजन क्षेत्र है जिसको अपन बृहद और मध्यम क्षेत्र में बांटा गया है वो कौन कौन से क्षेत्र है और उनका जो नियोजन है, प्लानिंग जो है विकास के लिए किस प्रकार से की जा रही है। साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का जो प्रादेशिक नियोजन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो इन सब बिंदुओं का जो आपके पाठ्यक्रम में है उनका आपको विस्तार से आपको अध्ययन करना है। थैंक यू।